everybody. So this is the lecture 3 of our Ancient India History series. In this lecture we will do chapter number 3. Chapter number 3 है types of sources and historical construction के बारे में. पहला टॉपिक है मटेरियल रिमेन्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं माउंड क्या होता है. तो माउंड एक एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड है जहाँ रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशंस पाए जाते हैं. जैसे जैसे कि आप माउंड को खोदोगे तो आपको ओल्ड हैबिटेशंस या ओल्ड एंटिकिटीज़ मिलेंगी आप. अब हम देखते हैं एक्सकेवेशन कितने टाइप के होते हैं. एक होता है आपका वर्टिकल एक्सकेवेशन और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन. अब किसी भी माउंड को आप दो टाइप से एक्सकेवेट कर सकते हो. या तो आप वर्टिकली एक्सकेवेट कर दो या उसको हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेट कर दो. तो जब आप वर्टिकली एक्सकेवेट करोगे तो वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम होगा. मतलब ये टॉप है और यहाँ से आप एक्सकेवेट करोगे उसको नीचे. और जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होगा वो साइड बाय साइड होगा, यहाँ से करोगे लेफ्ट राइट में. जो आपका वर्टिकल एक्सकेवेशन है वो आपको बताता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. मान लीजिए ये आपका 20th सेंचुरी एडी का है, यहाँ पे कुछ मिला आपको ये 15th सेंचुरी एडी का है, यहाँ कुछ मिला आपको मान लो 10th सेंचुरी एडी का, यहाँ और नीचे मिला 5th सेंचुरी बीसी का. लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस या पीरियड वाइज आपको कुछ मिल जाए. तो इसलिए जो वर्टिकल एक्सकेवेशन रहता है वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन मीन्स डिगिंग द माउंट एज अ होल और अ मेजर पार्ट ऑफ इट. सिंस मोस्ट साइट्स हैव बीन डग वर्टिकली दे प्रोवाइड अ गुड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल कल्चर. ये मैं आपको बता चुका हूँ. हॉरिजॉन्टल डिगिंग्स बीइंग वेरी एक्सपेंसिव आर वेरी फ्यू इन नंबर और लेस यूजफुल हैं हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल डिगिंग ज़्यादा अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल डिगिंग. अब हम देखते हैं क्लाइमेट. वेस्टर्न इंडिया और एक तरफ आपका ईस्टर्न इंडिया. अब जो आपके ओल्ड रिमेन्स हैं, एंटिकिटीज़ हैं, वो बेटर स्टेट में पाई जाती हैं वेस्टर्न इंडिया में. क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा से रेनफॉल कम रही है, क्लाइमेट ड्राई रहा है. और दूसरी बात जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ जो आपकी एंटिकिटीज़ हैं वो आपको बेटर कंडीशन में नहीं मिलेंगी, रूइंड कंडीशन में मिलेंगी. तो क्यों मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा रहती है, मॉइस्ट क्लाइमेट रहता है. तो मान लीजिए कोई आयरन इम्प्लीमेंट रहेगा, वो क्या होगा, उसमें कोरोजन हो जाएगा बारिश के कारण, मॉइस्चर के कारण. मान लीजिए कोई मडी कुछ स्ट्रक्चर रहेगा तो वो क्या है, गल जाएगा उसमें, मॉइस्ट क्लाइमेट बारिश के कारण. तो इसीलिए हमको वेस्टर्न इंडिया के बारे में ज़्यादा पता है, इसके एंशियंट हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न इंडिया. ठीक है. अब यही लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, इन द ड्राई क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एंटिकिटीज आर फाउंड इन अ बेटर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन. कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में. बट इन द मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स एंड इन द डेल्टिक रीजन इवन आयरन इम्प्लीमेंट सफर कोरोजन एंड मड स्ट्रक्चर्स बिकम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. यही मैं आपको बता चुका हूँ. तो इसलिए हमको वेस्टर्न इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न इंडिया. अब एक टर्म है मेगालिथ. मेगालिथ क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन्स रहते हैं. मान लीजिए आपका ये स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है स्टोन का. ठीक है, ये स्टोन का स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे स्टोन 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 भरे हुए हैं. यहाँ पे बीच में एक रहती है ग्रेव, कब्र, और यहाँ पे डेड बॉडी को बरी किया जाता है. और इसके साथ साथ इसके जो इस डेड बॉडी के जो टूल्स, वेपन्स, पॉटरी, जो भी इसका घर घरेलू का सामान है वो भी बरी कर दिया जाता है इसके सामने. तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन रहता है उसको कहते हैं हम मेगालिथ. यही लिखा हुआ है देखिए, एनसर्कल्ड बाय बिग पीस ऑफ स्टोन दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मेगालिथ्स. सम पीपल इन साउथ इंडिया बरीड अलॉन्ग विद द डेड देयर टूल्स, वेपन, पॉटरी. और ये कहाँ परफॉर्म किया जाता था पहले? एंशियंट इंडिया में, साउथ इंडिया में. हम देखते हैं कार्बन डेटिंग क्या होता है. कार्बन डेटिंग से क्या होता है, एज ऑफ एंशियंट ऑब्जेक्ट आपकी डिटरमाइन हो सकती है. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बाय मेजरिंग द लॉस ऑफ कार्बन 14 कंटेंट इन एन एंशियंट ऑब्जेक्ट इट्स एज कैन बी डिटरमाइंड. अब इसमें कार्बन 14 से पता चलता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो कॉइन्स है. इसमें एक टर्म आता है न्यूमिस्मैटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. तो स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं. ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब एंशियंट इंडिया करेंसी जो है वो मेटल कॉइन्स के फॉर्म में इशू की जाती थी, ना कि पेपर करेंसी के फॉर्म में. आज के टाइम में क्या होता है कि कॉइन्स भी रहते हैं, पेपर करेंसी भी रहती हैं, बट
एंशियंट इंडिया के टाइम में सिर्फ मेटल कॉइन्स के फॉर्म में ही करेंसी इशू की जाती थी, और जो मेटल कॉइन्स थे वो किससे बने रहते थे? कॉपर से बने रहते थे, सिल्वर से, गोल्ड से या लेड से। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स थे वो कौन थे? वो थे इंडो ग्रीक्स हु केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान, रूल्ड हियर इन द सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी BC। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे? लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे गुप्ता डायनेस्टी ने, जिन्होंने 3rd सेंचुरी AD में रूल किया। गुप्ता इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स कहाँ मिलते हैं? कुशन डायनेस्टी में। कुशन डायनेस्टी जो आपकी 1st सेंचुरी AD में थी, ठीक है। ये 3 चीज़ें। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स कौन से थे? वो थे इंडो ग्रीक्स 2nd सेंचुरी BC में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए? गुप्ता डायनेस्टी जो 4th सेंचुरी AD में थी। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स कुशन डायनेस्टी जो 1st सेंचुरी AD में थी। ये 3 चीज़ें हैं, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ये आएंगी भी, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ पे ही बता दिया, आगे के चैप्टर्स में भी ये चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। अब गुप्ता इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ऑल दिस इंडिकेटेड दैट ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश स्पेशली इन अ पोस्ट मौर्य एंड गुड पार्ट ऑफ गुप्ता टाइम्स, बट द फैक्ट दैट ओनली अ फ्यू कॉइन्स बिलोंगिंग टू पोस्ट गुप्ता टाइम्स हैव बीन फाउंड इंडिकेट्स द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब गुप्ता डायनेस्टी के टाइम ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश कर रहा था, बट जैसी गुप्ता डायनेस्टी गई 6th सेंचुरी AD में और हर्षवर्धन की पुष्यभूति डायनेस्टी आई, तो तब ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो आपका इंस्क्रिप्शंस है। अब इंस्क्रिप्शंस में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है एपिग्राफी, ये याद करना है आपको। एपिग्राफी ये क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। दूसरा टर्म है पैलियोग्राफी। ये क्या है? स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस, उसको पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। एपिग्राफी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को। पैलियोग्राफी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स जो कि इंस्क्रिप्शंस में यूज़ की गई हैं। अब जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं ये कहाँ लिखे जाते थे? वह कार्व्ड ऑन सील्स, स्टोन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स, इन सब जगह ये इंस्क्रिप्शंस कार्व किए जाते थे, ठीक है। अब देखिए जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको 4 लैंग्वेज में दिखेंगे या 4 स्क्रिप्ट में दिखेंगे। पहला है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, दूसरा है खरोष्ट्री स्क्रिप्ट, तीसरा है ग्रीक स्क्रिप्ट और चौथा है अरामाइक स्क्रिप्ट। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। लेफ़्ट टू राइट मतलब जैसे हिंदी लिखी जाती है। और खरोष्ट्री स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, जैसे मान लीजिए उर्दू लिखी जाती है। ये याद रखना है अपन को, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपके से डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है, तब जाके ये आपको याद होंगी। अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी 2 टाइप के थे। उनमें सम कन्वे रॉयल ऑर्डर्स, डिसीजंस रिगार्डिंग सोशल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स टू ऑफिशियल एंड पीपल इन जनरल। अशोकन इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ठीक है। पहला तो ये था जो कन्वे करता था रॉयल ऑर्डर, सोशियो रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स टू जनरल पब्लिक। और दूसरे इंस्क्रिप्शंस कौन से थे? अदर टाइप यूजुलाइज द एट्रीब्यूट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स एंड कॉन्करर्स, मतलब वो किंग की तारीफ में लिखे जाते थे। इस कैटेगरी के कौन सा था? वो था आपका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। ये यूपीएससी में बार बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कौन से रूलर से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेरी सोर्सेज। तो हमको पता है ऋग्वेद, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये 1500 से 1000 BC तक थी। और ये अथर्ववेद, यजुर्वेद और आपका समावेद एक और है, यहाँ पे लिखा नहीं है, समावेद। ये ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, ये बिलोंग रफली टू 1000 to 500 BC। और 1000 BC से 500 BC कौन सा था? वो था लेटर वैदिक पीरियड। अब ऋग्वेद में क्या पाया जाता था? ऋग्वेद में मेनली प्रेयर्स थी। और जो आपका समावेद था, जब उसको ट्यून में मिक्स कर दिया जाता प्रेयर्स को, तो वो सामवेद बन जाता था, सामवेद। यजुर्वेद में क्या था? यजुर्वेद में रिचुअल्स थी। और अथर्ववेद में क्या था? में आपके साइंस, मैजिक, मेडिसिन,
ये सब अथर्ववेद में था। ऋग्वेद मेनली कंटेन प्रेयर्स वाइल द लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो ये मैं बता चुका हूँ, कंप्राइज नॉट ओनली प्रेयर्स बट ऑल्सो रिचुअल्स, मैजिक, माइथोलॉजिकल स्टोरीज। और उपनिषद्स में जो थे वो फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस थे, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट थे उपनिषद्स, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है हमारा आता है वेदांगास। अब वेदांगास आप देखोगे ये 2 पार्ट से बना हुआ है। कौन सा है? वेद प्लस अंगा, मतलब वेद के अंग, यानी लिम्स ऑफ द वेदा। ठीक है, कौन कौन से हैं वेदांगा? ये है शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, छंदा, ज्योतिष। ठीक है, अब ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि शिक्षा माने क्या, कल्पा माने क्या, व्याकरण माने क्या, निरुक्ता माने क्या। ठीक है, शिक्षा माने आपका होता है फोनेटिक्स, कल्पा माने रिचुअल, व्याकरण तो जनरल है, हमको पता है, ग्रामर। निरुक्ता माने एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी माने ओरिजिन कहाँ से हुआ किसी वर्ड का, हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड या ओरिजिन ऑफ अ वर्ड। छंदा ये याद रखना है, मैट्रिक्स। ज्योतिष हमको पता है, एस्ट्रोनॉमी। तो ये होते हैं लिम्स ऑफ द वेदा और वेदांगास। अब देखिए, ये मैं जब 2020 का पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो ये पनीनी आया था, पनीनी आया था, पनीनी स्कॉलर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, मैंने आपको बोला था, मैंने अंडरलाइन कर रखा और डायरेक्ट वहीं से ही क्वेश्चन आया था ये। तो ये पनीनी जो है, इनने संस्कृत ग्रामर लिखी, कब लिखी? 400 BC में। और इसका जो संस्कृत ग्रामर 400 BC में रखी, उस बुक का नाम था अष्टध्यायी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब 2 एपिक्स कौन कौन से, वो है महाभारत और रामायण, जो हमने पढ़े हुए हैं। अब महाभारत जो है वो किसने लिखा था? वो लिखा था वेद व्यास ने। और ये महाभारत जो है ओल्डर इन एज एज़ कम्पेयर टू रामायण है, करता है 10th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक की बात करता है महाभारत। और ये जो है महाभारत का नाम महाभारत क्यों पड़ा? क्योंकि ये एंशियंट ट्राइब थी भारता, उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनकी बारे में ये लिखी गई है महाभारत। कौरव पांडव ये भारता ट्राइब के डिसेंडेंट्स थे। ठीक है, अब जो महाभारत है इसको शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 1 लाख वर्सेस हैं, 1 लाख वर्सेस हैं, जिसको शतसहस्री, शतसहस्री माने 1 लाख और संहिता माने कलेक्शन। अब हमको पता है महाभारत कौरव पांडव से रिलेटेड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब दूसरा आता है, दूसरा एपिक कौन सा है? रामायण। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। रामायण कंपोजिशन स्टार्टेड इन द 5th सेंचुरी BC, और ये 5th सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD तक की बात करता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि महाभारत जो है वो ओल्डर है एज़ कम्पेयर टू रामायण। UPSC में हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक टर्म दे दिया जाता है, जैसे ये श्रोता सूत्रास है। अब इसमें पूछा जाता है कि अब बताओ इसका मतलब क्या है, और 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ श्रोता सूत्रास क्या होते हैं। इसलिए ये टर्म्स जो हैं इंपॉर्टेंट, ये मैंने सब अंडरलाइन कर रखे हैं, आपको सब ये याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, श्रोता सूत्रास क्या है? ये बिग पब्लिक सेक्रीफाइसेस मेंट फॉर प्रिंसेस है। श्रोता आप कैसे याद कर सकते हैं? तो श्रोता माने क्या होता है? पब्लिक ही तो होता है, तो ये बिग पब्लिक सेक्रीफाइसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे ही टर्म एक गृह सूत्रास। गृह माने क्या? घर गृहस्थी से रिलेटेड जो भी आपके डोमेस्टिक रिचुअल्स हो गई, बर्थ नेमिंग, ये सब जो भी है, ये गृह सूत्रास कहते हैं इसको। अब थर्ड है आपका शुल्वा सूत्रास। ये वेरियस काइंड्स ऑफ मेजरमेंट्स को शुल्वा सूत्रास कहते हैं, ये याद करना है। मेजरमेंट्स माने क्या होगा? ज्योमेट्री, मैथ्स वगैरह। अब हमको एक चीज़ देखनी है कि अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे पाली लैंग्वेज में, ये याद रखना है। और जो जैना टेक्स्ट थे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, ये याद रखना है अपन को। बुद्धिस्ट टेक्स्ट किसमें? पाली लैंग्वेज में, और जैना टेक्स्ट प्राकृत लैंग्वेज में। अब एक टर्म आता है जातक। जातक स्टोरीज अगर आपने कभी पढ़ी हो तो ये क्या है? बुद्धा की बर्थ स्टोरी है। ईच बर्थ स्टोरी इज कॉल्ड जातक स्टोरी। ऐसा माना जाता है कि बुद्धा ने 550 बर्थ हुए थे बुद्धा के। उन 550 बर्थ की ईच बर्थ स्टोरी इज कॉल्ड जातक। अब ये आते हैं, एक टर्म आता है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रास। अब धर्मशास्त्रास क्या होते हैं? ये होते हैं ड्यूटीज़ फॉर डिफरेंट वर्नास।
अलग अलग वर्णा की क्या क्या ड्यूटी है। वर्णा हमको पता है, एक होता है आपका ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो इन सब अलग अलग वर्णा की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो धर्मशास्त्र में लिखी गई हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने, और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था चाणक्य। अब ये जो बुक है अर्थशास्त्र से हमको क्या समझ में आ रहा है? इकोनॉमी से रिलेटेड है, बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें पॉलिटी भी है। तो ये इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है अर्थशास्त्र, ये याद रखना है। किसने लिखी है? लिखी है कौटिल्य और चाणक्य। अब कालिदास एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट थे, तो कालिदास ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। ये आता है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर ये पहले भी आया था और आगे भी आएगा। ये 300 BC से 600 AD में जो लिटरेचर लिखा गया तमिलनाडु में, तमिल टेक्स्ट, उसको कहते हैं संगम लिटरेचर। ठीक है, इसको दूसरा नाम तमिल लिटरेचर भी कह सकते हैं अपन। अब इसमें क्या हुआ, संगम लिटरेचर क्यों कहा जाता है इसको संगम लिटरेचर? तो पोएट्स हु असेंबल्ड इन कॉलेजेस पैट्रोनाइज्ड बाय चीफ्स एंड किंग्स, सच कॉलेजेस वर कॉल्ड संगम, and the literature produced in these assemblies is known as संगम लिटरेचर। अब ये जो संगम लिटरेचर है ये था सेक्युलर था इन नेचर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है संगम टेक्स्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट, पर्टिकुलरली द ऋग्वेदिक टेक्स्ट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि दे आर सेक्युलर इन नेचर। ठीक है, दे आर नॉट रिलीजियस, दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर। The short and long poems were composed by numerous poets in praise of numerous heroes and heroines। मतलब किंग्स और क्वींस के प्रेज में लिखी गई थी ये संगम लिटरेचर। और संगम लिटरेचर इज़ वेरी मेजर सोर्स ऑफ आर इंफॉर्मेशन फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेल्टाइक तमिलनाडु। नेक्स्ट है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट सबसे पहले हम देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक ग्रीक स्कॉलर था, इसने एक किताब लिखी थी इंडिका। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, और जो कि ग्रीक स्कॉलर था। हु केम टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य कब थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे लगभग 300 BC के टाइम। नेक्स्ट स्कॉलर था वो था आपका फाहीन। फाहीन चाइनीज स्कॉलर था जो कि गुप्ता डायनेस्टी के कोर्ट में आया था। डिस्क्राइब द सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इन द एज ऑफ गुप्ता। और गुप्ता में भी ये आया था चंद्रगुप्त 2 के टाइम। चंद्रगुप्त 2 थे अराउंड 400 AD में। अब एक और स्कॉलर चाइनीज स्कॉलर था वो था युआनजैंग। युआनजैंग जो था ये चाइनीज स्कॉलर था जो कि आया था हर्षवर्धन के टाइम। हर्षवर्धन कौन से टाइम में थे? 7th century AD में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हिस्टोरिकल सेंस। अब हमको पता है जो पुरानास है, ये टर्म हमने काफ़ी बार डे टू डे लाइफ में सुना होगा। पुरानास प्रोवाइड डायनेस्टिक हिस्ट्री अप टू द बिगनिंग ऑफ गुप्ता रूल। गुप्ता रूल हमको पता है कि कब बिगिन हुआ था? 4th century AD में। तो पुराण 4th century AD तक डायनेस्टिक हिस्ट्री बताते हैं। और पुराण 4 एजेस बताते हैं। 4 एजेस होती हैं पुराण में। पुराणा स्पीक ऑफ 4 एजेस। पहली कृता, दूसरी त्रेता, तीसरा द्वापारा और चौथी काली। तो ईच सक्सीडिंग एज इज डिपिक्टेड एज वर्स देन द प्रीसीडिंग वन। इसमें कहा जाता है ये काली एज जो कलयुग बोलते हैं, इसमें क्या कहा जाता है कि ये इंटरमिक्सचर ऑफ वर्ना हो जाएगा। ये इंटरमिक्सचर ऑफ वर्ना मतलब अलग अलग कास्ट में, अलग अलग वर्ण में शादी होना स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए इस एज को सबसे वर्स्ट कहा जाता है, कलयुग, काली एज को। अब एक चीज़ आती है आपका विक्रम संवत। ये हमने सुना होगा, कैलेंडर में देखा भी होगा। विक्रम संवत ये कब बिगिन हुआ था? ये 57 BC में। ये कैलेंडर है विक्रम संवत। और साका संवत भी एक एरा है, ये कैलेंडर में जो यूज़ होता है। साका संवत 78 AD में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना है। विक्रम संवत 57 BC में और साका संवत 78 AD में। अब बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, जिसको हर्षचरिता, चरिता माने बायोग्राफी, और किसकी चरिता? हर्ष की चरिता। मतलब हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसने लिखी थी? बाना भट्टा ने, ये याद रखना है। अब ये UPSC 2022 में इसी साल ये क्वेश्चन आया था। रजत रंगनी ये क्या है? ये एक बुक है, किसने लिखी है? ये लिखी है कलाना ने। और ये स्ट्रिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर है।
ये इसी साल क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2022 में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। इसमें कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शुड बी कंसिडर्ड फार मोर इम्पॉर्टेंट देन लॉन्ग फैमिली ट्रीज गिवन इन द पुरानास। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या आ जाएंगे, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ये सब हो गए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और पुरानाज में जो ब्राह्मणों ने जो किताबें लिख के गए हैं कि ये फलाने कास्ट होते हैं, ये फलाने लोग क्षत्रिय होते हैं, तो ये पुरानाज के टाइम में आ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स वगैरह को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पुरानाज। अभी सेम चीज़ लिखी हुई है, कम्पेयर टू पुरानिक ट्रेडिशन इंस्क्रिप्शंस आर सर्टेनली मोर रिलायबल। और कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं, केयरफुल कलेक्शन ऑफ द मटेरियल डिराइव फ्रॉम टेक्स्ट, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी इज एसेंशियल फॉर हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।